हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि एक से ज्यादा क्लासेस हैं यहाँ पे, तो अगर आप अपनी तरफ से कोई मतलब दूसरी क्लास वाले अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहें तो यू कैन डू इट, आई डोंट हैव एनी इशू। वो मेरे साथ चीज़ें टाइम टू टाइम चीज़ों को शेयर करते रहते हैं, और शुरू क्लासेस में आई कैन अंडरस्टैंड कि there are some issues, so I try to compensate for first 1 to 2 to 3 classes. So Okay, thank you, sir. it won't disturb you. सर इसमें एक बात और ये भी है कि क्लासेस जो हैं वो कैंपसेस भी 2 हैं इसमें, एक अलमिजान से है और एक जो है वो G7 से है शायद। तो अलमिजान का अगर अलग से सीआर एक अपॉइंट हो जाए तो वो ज्यादा, वो दोनों सीआर आपस में तो वो रहेंगे उनकी कोऑर्डिनेशन, लेकिन दोनों क्लासेस की तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए अलमिजान का अगर आप हमारा जो सीआर चल रहा है हमाद खान, तो इसे भी अगर आप ये राइट्स दे दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए ये भी अलमिजान की है ना गफात भाई, आपकी G7 से? जी सर मैं भी अलमिजान से हूँ सर। देखिए आप इसमें आपस में देखिए मेरे साथ ना इनकी एक और भी क्लास होती है, ये जो क्लास है इनकी क्लास, तो ये वहाँ पे भी सीआर, तो आप अगर हमाद भाई इनके साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं तो बेशक मैं कर लेता हूँ सर, कर लेता हूँ मैं आज क्लास के बाद सर इनसे। आप उनमें कोऑर्डिनेशन करें, आपस में कोऑर्डिनेशन में रहें, ताकि मकसद ये है कि आप तक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और कुछ मतलब जो है इस तरह से किसी को नहीं थी। ओके सर, ओके कोई इशू नहीं। ठीक है भाई, ओके जी। हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी। तब हम थोड़ी सी ना विद इन दिस टाइम अवेलेबल टू अस एंड कंसिडरिंग द लिमिटेड टाइम एंड हैविंग अनदर क्लास और फिर नमाज के भी बीच में टाइम, तो मैं आपको I will tell you about the 10 domains of the project management, ठीक है, जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डोमेन्स होती हैं बेसिकली। तो हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं प्रोजेक्ट की, ठीक है। जिस तरह से अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया है, हमने प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स को डिस्कस किया है, हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है, ठीक है, और डिफरेंट लाइफ साइकिल के जो डिफरेंट फेसेस होते हैं प्रोजेक्ट के, हमने उनको डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेसेस क्या हैं, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट वी हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश दैट बेसिकली डिफरेंट फेसेस के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है। हमने बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की। अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली प्रोजेक्ट के जो फेसेस के साथ साथ हमारे पास जो डिफरेंट एरियाज हैं, डोमेन्स हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑपरेट होती है, ठीक है, वो कौन कौन से एरियाज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है वो एक इसका एरिया होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट का जो वर्क है, बेसिकली जो हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे वो क्या होगा, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम कैसे प्लान करेंगे, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, विद डिफरेंट टीम मेंबर्स, ठीक है। उस स्कोप को हम किस तरह से वैलिडेट करवाएंगे, उसकी क्वालिटी किस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना हम प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट की जो डोमेन होती है, वी हैव अनदर डोमेन व्हिच इज नोन एज प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर ऑफ कोर्स जो हमने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, वो जो हमने काम करना है, उसके लिए वी नीड सम मनी, वी नीड सम इन्वेस्टमेंट टू डू दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए हाउ मच मनी डू वी नीड, ठीक है, उसका कितना बजट होना चाहिए हमारे पास, वो बजट कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, उसकी प्लानिंग किस तरह से करते हैं बजट की, ठीक है। हाउ डू वी डेवलप द बजट, बजट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो प्रोजेक्ट कॉस्ट की डोमेन के अंदर हम जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट की जो डोमेन है वो प्रोजेक्ट की टाइम की है, उसको आप स्केड्यूल अगर कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि प्रोजेक्ट का स्केड्यूल क्या है। लाइक जिस तरह से शुरू में किसी ने डेफिनेशन बताई थी कि सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज़ के पहले आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसके बाद आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है, व्हाट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, कौन सा काम आप पहले करेंगे, किस वक्त करेंगे, ठीक है। और ये जो सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज है बेसिकली, और उसको काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, दिस इज नॉन एज स्केड्यूल, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइमिंग इंफॉर्मेशन होती है, टाइमिंग आप इसको कह रहे हैं। देन सीक्वेंसिंग ऑफ वर्क, ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑफ जो है ना वर्क हम इसके अंदर करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमारे पास जो है ना स्केड्यूल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है इनको आपने रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स भी कहा, प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स भी कहा, ये अलग-अलग डोमेन्स भी हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम जब मजीद फर्दर चलते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट की क्वालिटी आ जाती है। क्वालिटी को भी हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। क्वालिटी को हमने इस तरह से डिस्कस किया था कि हमने हाउ टू डिलीवर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हाउ टू डिलीवर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन यही होगी कि जो उसने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, ठीक है, उन सेटिस्फेक्शन को हमने किस तरह से फुलफिल करना है। यही इसकी जो है ना, यही क्वालिटी है, यही सब कुछ होगा, ठीक है। ये क्वालिटी आपके पास है। उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट की नेक्स्ट डोमेन आ जाती है। द नेक्स्ट डोमेन इज आपकी नेक्स्ट डोमेन है प्रोजेक्ट की, ठीक है। वो आपके पास आ जाते हैं प्रोजेक्ट के रिसोर्सेस। प्रोजेक्ट रिसोर्सेस के प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए what are different kind of resources that we need. So we have 3 different kind of resources that we need. We need materials to deliver the project. For example, आप कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, रियल एस्टेट की, तो आपको उसमें बहुत सी जो है ना वो मटेरियल चाहिए। यू नीड सीमेंट, यू नीड ब्रिक्स, यू नीड क्रश, यू नीड डिफरेंट थिंग्स टू डेवलप दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें मटेरियल्स आ गई। उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड for it, and then after that we also need the human resources, ठीक है। तो आपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़े हैं, जो आपने सप्लाई चेन वगैरह पढ़ा है, मटेरियल वगैरह, सप्लाई चेन सब्जेक्ट आपने शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा, सप्लाई चेन की फील्ड होती है। वो सारी चीजें जो है रिसोर्सेज के अंदर हम जो है प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हाउ वी विल ब्रिंग बेस्ट रिसोर्सेज फॉर आवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम रिसोर्सेज कैसे लाएंगे, ठीक है। हाउ वी विल परचेज द मटेरियल्स, कौन से सप्लायर्स को सिलेक्ट करना है हमने, कौन से सप्लायर्स को सिलेक्ट नहीं करना, सप्लायर्स को कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। मशीनरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से करने हैं, हाउ वी विल ब्रिंग द बेस्ट रिसोर्स फॉर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। रिसोर्सेज की हायरार्की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो हम रिसोर्सेज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस, ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन आपको अपेरेंटली इस तरह से लग रहा होगा कि बेसिकली व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन। जब भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट को करने के लिए आप देयर आर डिफरेंट पीपल हु हैज टू टॉक विद ईच अदर इन ऑर्डर टू डिलीवर द प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कि प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहा होता है, 90% ऑफ हिज जॉब डिस्क्रिप्शन इज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल। प्रोजेक्ट टीम के साथ उसकी जो है ना वो डिस्कशन होती है, उसकी डिस्कशन जो है वो बायर सप्लायर्स के साथ होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट डिलीवर करने के दौरान कौन कौन से लोग हैं और उनकी क्या कम्युनिकेशन नीड्स हैं और उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है। सो वी हैव दिस एंटायर डोमेन कि हम प्रोजेक्ट के ऊपर कम्युनिकेशंस को जो है वो किस तरह से एस्टैब्लिश करेंगे और किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। आफ्टर दैट कम्युनिकेशंस के बाद जो नेक्स्ट डोमेन आती है, ठीक है, वो क्या प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स की डोमेन होती है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स की डोमेन ये है जी बेसिकली कि आपको इस चीज़ का आइडिया होता है, ठीक है, कि जो आप स्टेक होल्डर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एनी एंटिटी, एनी पर्सन, एनी कंपनी who may be directly or indirectly impacted by the success of the project, ठीक है, उसको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर होता है तो उसका फायदा आपको कंपनी को है। आपकी कंपनी जो क्लाइंट है वो आपका प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर है, आपका स्पॉन्सर जो है वो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर है, प्रोजेक्ट टीम जो है वो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर है, ठीक है। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर है। जो आप प्रोजेक्ट की बदौलत एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट का जो एंड यूजर है वो आपका स्टेक होल्डर है, ठीक है। So what are the different stakeholders and how their interests are linked with the project is all about stakeholders, ठीक है। तो stakeholders को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, इनकी एक्सपेक्टेशंस को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है और इनकी एक्सपेक्टेशंस को हमने किस तरह से मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज देयर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज स्टेकहोल्डर एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द क्रिटिकल एरिया इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इफ यू कैनॉट manage the satisfaction, if you cannot manage the engagement of stakeholders, आप बेशक प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर कर दें, अगर आप स्टेक होल्डर्स आर नॉट हैप्पी विद यू, दैट प्रोजेक्ट may turn out to be very big failure, ठीक है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। लाइक जैसे आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो उसमें आपको सबसे पहले अपने स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर,
तो आपके लेयर के ऊपर कुछ लोग होंगे जो कि आपके इक्वल जिनके पास अथॉरिटी होगी, उनका प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। आपके जो लेयर से ऊपर लोग हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि उनके प्रोजेक्ट के साथ क्या इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं और आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो कंपनी का सीईओ है, जो एंड कस्टमर है, उनकी क्या इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, उनको आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जितने भी एंटिटीज हैं दोस हु आर लिंक्ड विद द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट और द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट, दे आर नोन एज स्टेक होल्डर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डोमेन आती है व्हिच इज द प्रोक्योरमेंट। ठीक है ना, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट के अंदर जो है ना वो डोमेन आती है प्रोक्योरमेंट, या उसको आप आम ज़बान में परचेजिंग भी कह सकते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ परचेजिंग। ठीक है, प्रोक्योरमेंट बेसिकली आप ये है कि जिस तरह से हमने ऊपर रिसोर्सेज के अंदर बात की, तो वी नीड टू हैव मटेरियल्स, वी नीड टू हैव मशीनरी, वी हैव टू हैव ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो मटेरियल्स की परचेज होती है या प्रोजेक्ट का सारा काम जो है वो खुद कंपनी, एक कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं कर रहा होता है, वो बहुत सा काम आउटसोर्स कर देता है, इट्स आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी। जब वो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करता है तो उसने जो काम आउटसोर्स करना है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को या डिफरेंट लोगों को जो उसने आउटसोर्स करना है, ठीक है, वो जो है बेसिकली आपका जो है वो आपका हाउ वुड यू डू द कॉन्ट्रैक्ट्स, किस किस्म के आप कॉन्ट्रैक्ट टाइप आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे आप आउटसोर्स करेंगे, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरह से होंगी, ये सारी चीजें जो हम प्रोक्योरमेंट के अंदर करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लाइक हाउ टू सेलेक्ट द राइट सप्लायर्स एंड हाउ टू आउटसोर्स द प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे खुद नहीं किए जाते हैं, उसमें बहुत से आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर सम अदर सप्लायर्स एंड वेंडर्स आर इन्वॉल्व, those who are there to deliver the project, and you being a project manager are responsible for the management of these subcontractors as well as project delivery. Next जो हमारे पास प्रोजेक्ट की डोमेन है that is the risk management. Okay, we need to identify the project risks. So first of all हमें ये पता होना चाहिए कि basically risks होते क्या हैं, what are the risks. Risks are anything which are very uncertain events that may occur. ठीक है, और अगर वो अकर होते हैं तो उसका प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। वो प्रोजेक्ट के कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो किसी किस्म का भी एनी अनसर्टेन इवेंट व्हिच मे अकर एंड इफ इट डज अकर इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट सक्सेस और फेलियर। तो इस किस्म के जो भी अनफोर्सीन इवेंट्स हैं उनको फोरसी करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना कि हाउ लाइकली इज दिस चांस टू अकर, और अगर वो अकर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके वर्क के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, स्केड्यूल के ऊपर। दिस इज लाइक रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, वे रिस्क मैनेजमेंट डोमेन है, इट्स वन ऑफ द डोमेन इन द रिस्क। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन डोमेन है, डोमेन्स हैं प्रोजेक्ट की डिफरेंट। फिर अगर हम इस सब प्रोजेक्ट की जितनी भी हमने डोमेन्स डिस्कस किए, अगर हम इनको कलेक्टिवली डिस्कस करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम पूरे प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रेटेड व्यू जो है ना वो देख रहे होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन व्यू। ठीक है, उसको हम जो है ना कहते हैं कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में हम उसका स्कोप भी देख रहे हैं, स्कोप स्केड्यूल भी देख रहे हैं, क्वालिटी, रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर्स, प्रोक्योरमेंट रिस्क, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो दीस आर द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसके बारे में जो है ना आपको पता होना चाहिए। जी, सो फार जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है। सर ये रिस्क के बारे में थोड़ा सा बता दें और प्रोक्योरमेंट। सर ये रिस्क के साथ ही होगा सेफ्टी मैनेजमेंट भी, या वो अलग से होगा सेफ्टी का? देखिए, रिस्क के डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, we can have technical risks, we can have scope risks, we have safety risks as well. ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी होती है बेसिकली उसको उन्होंने एक सेपरेट डोमेन का नाम नहीं दिया, वो बेसिकली रिस्क के अंडर ही आते हैं। ठीक है, टेक्निकल रिस्क, नॉन टेक्निकल रिस्क, मैनेजरियल रिस्क। ठीक है, मतलब इस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी के जो है ना वो रिस्क हो सकते हैं उसके। ओके सर। सर रिस्क को कम करने के लिए सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट जो है रिस्क को कम करने के लिए, मिनिमाइज रखने के लिए वो काम कर रहा होता है रिस्क के बारे में। जी, दोबारा बताइएगा। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि
रिस्क जो सेफ्टी और हेल्थ के जो होता है डिपार्टमेंट, वो रिस्क को मिनिमाइज रखने की कोशिश कर रहा होता है ना, मतलब रिस्क से बचने के लिए वो सारे मेजर्स दे रहा होता है। आपका हेल्थ एंड सेफ्टी से बैकग्राउंड है? तो ये चीज भी ठीक है। नहीं सर, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट जो जितनी मुझे होते समझ आई हैं, है। जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो उसी के साथ साथ जो है ना रिस्क भी डिफरेंट होते हैं। मतलब कि अगर जो है ना हम कोई बिल्डिंग वगैरह की जो है ना प्रोजेक्ट है कि उनको जो है ना कंस्ट्रक्ट करना है, तो डेफिनेटली उसमें पे सेफ्टी की और उस चीज़ों के मजदूर की सेफ्टी की और वो चीज़ें जो है ना ज़्यादा रिस्क उसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसमें जो है ना उस तरह का रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक है, तो अलग किस्म के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे कि जो है ना उसमें किस तरीके से जो है ना वो रिस्क इन्वॉल्व है। टेक्निकल भी हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, हेल्थ हैजर्ड भी हो सकते हैं चीज़ें, और उसके अलावा भी हैं। तो डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट्स। जी बिल्कुल। देखें, जो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्क को सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है, जबकि हमारे पास स्केड्यूलिंग के भी रिस्क आ सकते हैं, हमारे पास टेक्निकल रिस्क भी आ सकते हैं। लेकिन रिस्क एक जनरल कैटेगराइजेशन है जिसके अंदर आप मजीद फर्दर बातें मतलब मजीद फर्दर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। जी सर, ये प्रोक्यूरमेंट और परचेजिंग समझा दें, आपने इसको शायद एलैबोरेट नहीं किया दोबारा। ये कौन बताएगा परचेजिंग किसको? सर जितनी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी हम रॉ मटेरियल या जितनी भी परचेजिंग करते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो उसमें जो हम परचेजिंग करते हैं उसका मटेरियल, फॉर एग्जांपल क्रश, सैंड और सीमेंट वगैरह, ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं जो परचेजिंग हो रही होती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जितनी भी परचेजिंग हो रही होती है वो सारी प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग के डोमेन में आती है। जी सर, मैं ये स्ट्रेटजीज होती है अप्रोचिंग एंड मैनेजिंग द ऑप्टिमाइज ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स, और इसके अलावा हम इसमें ये क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रेफर्ड वेंडर्स विद एन स्टिपुलेटेड बजट और इसके डेडलाइंस वगैरह आ जाती हैं। सर परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट में ये टोटल मैनेजमेंट होती है जिसमें वो मतलब मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जितना भी बजट के अंदर रह के मतलब मिनिमाइज किया जा सके, अच्छे से अच्छा सप्लायर जो बहुत ही रीजनेबल जिससे मिले हमें चीज, वो सारी चीजें जो मैनेज हो रही होती हैं, परचेजिंग को एक प्रॉपर तरीके से लेके चला जा रहा होता है। उसमें सप्लायर्स ऐसे देखे जाते हैं जो बजट में रह के हमें मतलब कम से कम रेट्स मिले हमें जिस सप्लायर से। तो जितनी भी ये मैनेजमेंट हो रही होती है परचेजिंग प्रोक्योरमेंट के हवाले से, वो सारी इस टीम में आती है। जी बिल्कुल सही बताया आपने। जी इस पर कोई क्वेश्चन मजीद फर्दर? सर स्टेक होल्डर्स पर दोबारा बताएं, क्योंकि पहले जो आपने बताया था थोड़ा सा सुना और तो मिस हो गया, इसको थोड़ा सा करेंगे। स्टेक होल्डर्स बेसिकली वो हैं एनी पर्सन एनी एंटिटी who are directly or indirectly impacted by the project success or failure। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने एक प्रोजेक्ट किया तो उस प्रोजेक्ट की सक्सेस की वजह से कुछ लोग पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी एक स्टेक होल्डर आपकी, प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसने प्रोजेक्ट डिलीवर किया, उसको उसके अंदर एक फायदा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की सक्सेस की वजह से जो लोग उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उन सब को हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो ये सारा पेपर वर्क होता है या बस एक थिंक होती है, मींस माइंड में बस रखना होता है ये स्कोप है, ये कॉस्ट है, ये सारा पेपर वर्क करना? इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी की ना एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैं आपको कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर तो कंपनी बड़ी और उसके प्रोजेक्ट्स बड़े हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, क्योंकि देखें जब प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए द प्रोजेक्ट मैनेजर विल बी वेरी मच, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स टू नो राइट इन द बिगिनिंग कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और उन स्टेक होल्डर्स का इन्फ्लुएंस क्या है प्रोजेक्ट के ऊपर।
समटाइम्स कंपनी में इस तरह से होता है कि आप बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू आर ट्राइंग टू डिलीवर द प्रोजेक्ट स्कोप, मगर कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन होता है, ठीक है, फंक्शनल मैनेजर हो गया किसी दूसरे डोमेन का, वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, ठीक है, और अगर वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर जाए तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आप प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को डॉक्यूमेंट करना और उनको मैनेज करना कि व्हाट डू दे वांट, एंड राइट अहेड ऑफ टाइम उनको वो चीज़ प्रोवाइड करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, उनके एक्सपेक्टेशंस के से रिलेटेड जो है ना जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि प्रोजेक्ट यू आर नॉट डूइंग इट अलोन, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट, इट्स अ टीम एफर्ट, एंड you are doing project to develop some product or service that will eventually be used by some customer, ठीक है। और अगर वो कस्टमर जो है वो उसको वो पर्पस सर्व नहीं करती जिस मकसद के लिए आपने बनाया था, ठीक है, तो वो आपकी जितनी भी एफर्ट है वो इट्स काइंड ऑफ लॉस्ट। तो जिस तरह से आपका जो क्लाइंट है, जो आपका एंड कस्टमर है, वो भी आपका स्टेक होल्डर है। तो आप जो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मैनेजमेंट की आप बात करते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो उस दैट प्रोडक्ट शुड सर्व द पर्पस, should serve the problems of the customers, then it is valuable. Otherwise you put a lot of effort, you develop some product जो कि किसी के काम की नहीं है, उसके अंदर आपने एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगाई मगर उस एफर्ट की डायरेक्शन नहीं थी, तो आपने एक ऐसी प्रोडक्ट बना दी जो कि यूजेबल नहीं है, and it's a wasted effort now. So that's why it's important to identify your stakeholders, what do they want, and you need to deliver that satisfaction by doing the project. ओके सर मुझे ये पूछना था, मीन्स कि मुझे समझ तो आ गई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मेरे माइंड में है, ये जो आपने ये बताया था प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन, ये परचेसिंग द अरेंजमेंट विद द सप्लायर्स, इसमें ये सारी चीजें आती हैं, ये आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विसेज नीड्स, कंसीडर ऑल द सप्लाईज, ये पैनलाइज द परचेज ऑर्डर्स, ये रिसीव इनवॉइस एंड प्रोसेस पेमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। देखिए आप जब परचेजिंग की बात करेंगे ना तो उसमें पूरा उसके 5 प्रोसेसेस हैं फर्दर, ठीक है ना, देयर आर 5 फर्दर प्रोसेसेस। जिन प्रोसेसेस के अंडर जो है ना आप मतलब सबसे पहले आप अपने सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिस तरह से आप, और उसमें ये देखेंगे हु इज द बेस्ट सप्लायर, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे, किस किस्म का जो है ना वो आप कॉन्ट्रैक्ट टाइप होना चाहिए, उसके अंदर पेमेंट टर्म्स कैसी होनी चाहिए, स्कोप कैसे डिलीवर होगा, ठीक है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट, लायबिलिटीज कैसे डिवाइड होंगी, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये आप मुझे एक चीज नहीं समझ आई सर, आप एक जगह पे सर आप उसको क्लाइंट कह रहे होते हैं यूजर को, मतलब जो हमारा जैसे हम प्रोजेक्ट लेते हैं, और दूसरी जगह आप उसको स्टेक होल्डर डिफाइन कर रहे हैं सर, ये एक टर्म्स नहीं है। देखिए स्टेक होल्डर जो है वो जनरल टर्म है, ठीक है, आपका क्लाइंट जो है वो स्टेक होल्डर हो सकता है, ठीक है सर, ठीक है, स्टेक होल्डर एक जनरल टर्म है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी स्टेक होल्डर है। ठीक है सर, मैं खुद मतलब मैं जो प्रोजेक्ट ले रहा हूँ मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, और जो प्रोजेक्ट दे रहा है वो भी स्टेक होल्डर है। ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर देखिए अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो उससे आपको फायदा होगा ना। यस सर। सर स्टेक होल्डर में तो ये पब्लिक मैनेजर्स, ये बाकी ये ओनर्स जो होते हैं, ये सब आ सकते हैं ना? जी बिल्कुल। जी further questions? Okay जी, these are मैं summarize कर देता हूँ what we have learned today. We discussed what the project is and we discussed about the project constraints, definition of the project, कुछ examples हमने देखी, फिर हमने प्रोजेक्ट के constraints को डिस्कस किया, concept of the project constraints, and then after that हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया जिसमें डिफरेंट फेसेस थे बेसिकली। अब हमने प्रोजेक्ट की डोमेन्स को डिस्कस किया, ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हमने डिस्कस किए। In the further classes, we will try to extend our understanding of project management, and mostly इस दफ़ा जो हमारी जो नेक्स्ट थीम है उसकी जो प्रोजेक्ट इनकी जो थीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो है थीम, इसकी थीम जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। We will be doing things on the software, ठीक है, सॉफ्टवेयर के ऊपर आप सॉफ्टवेयर को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं
फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, उसके ऊपर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसमें इट्स आई विल टेल यू हाउ टू डू इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। मगर ये कि आपने इस चीज़ को साथ साथ फॉलो करते जाना, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट्स नॉट जस्ट टॉकिंग ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर की कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए और व्हाट इज एन आइडियल प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। और हमने जो है वो थ्रू आउट द कोर्स उन कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने की कोशिश करनी है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल कोर्स, आई वुड नॉट आस्क यू टू मेमोराइज द थिंग्स। आपकी जो क्लास की कंट्रीब्यूशन और जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे, इसमें सर ये ऐसे हो सकता है, इस तरह से, लाइक यू नीड टू एंगेज। इट्स अ बिग क्लास, मोर देन 55 आई वुड से, ठीक है। तो मुझे आपके नाम और आपकी जो है ना वो लाइक कंट्रीब्यूशन याद रहना चाहिए until the end of the course. जो ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर नंबर 1 KPI that I'm looking for is that you must be engaged in the class, ठीक है। बहुत से लोग हैं, 50 लोग क्लास में, सिर्फ 2-3 लोग पढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंटरेस्ट लें इसके अंदर। ये प्रैक्टिकल कोर्स है, मैं आपको ज़्यादा मतलब इसमें परेशान नहीं करूँगा चीज़ों के बारे में, मगर अगर आपने चीज़ें साथ साथ फॉलो ना की, ना सीखी, तो इवेंचुअली आपको फाइनल प्रोजेक्ट बनाने में जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। And that can have serious problems. So Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है जी सर, आपसे पूछना था। आप कहते हैं ऑनलाइन रहेगी ये क्लास, तो फिर जो क्विज और असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो भी हम उसी तरह ही करेंगे जैसे पहले करते हैं? यार ये मुझे इसका नहीं पता। जैसे जब ये फाइनल आ जाएगी ना कि फाइनल क्लास कैसे होनी है, तो ये बात मैं उसके बाद करूँगा। अभी मैं वैसे पहले कुछ फजूल में नहीं कहना चाहता कि ऐसा होगा वैसा। मेरा गालिब गुमान है कि ये ऑनलाइन रहेगी, क्योंकि क्लासेस होती हैं और ये लास्ट क्लास होती है, तो ऑनलाइन ही जाना ये रहेगी, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर जब वो चीज आ जाएगी कि क्या करना, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि उसमें क्या करना। ओके सर, ओके सर। अदरवाइज इट्स टू अर्ली टू डिस्कस कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके सामने जो चीजें आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ओके सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप ओके नेक्स्ट आपकी क्लास में जब नमाज का टाइम है बीच में, फिर हम दूसरी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, अटेंडेंस नहीं लिया सर? थैंक यू, अल्लाह ओके हाफिज़। सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपने रिकॉर्डिंग की थी तो काइंडली सेंड कर दीजिएगा। ओके जी, ओके सर इसमें अटेंडेंस का बता दें, क्योंकि जो हमारी G7 कैंपस में हमारा एक MBA एग्जीक्यूटिव की बैच है ना, उसमें दो डिसीजन, ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। आप सीआ है ना, आपको बता रहा था कोई दूसरा बंदा जी। आप अपनी क्लास के अटेंडेंस ले लिया करें, उसको कवायद के साथ शेयर कर लिया करें। वो फिर मुझे जो है ना क्या वो ग्रुप में शेयर कर दें। आप आपस में कोऑर्डिनेट करें, मैं आपको माइक्रो मैनेज नहीं करना चाह रहा। दिस इज योर थिंग, हाउ यू वांट टू डू नेक्स्ट। बट सर मुझे ये करना था कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग की क्लास है, वो हमारी क्लास जो है टीचर के साथ टैग नहीं हुई। वो मैंने उनको कॉल की थी दानियाल साहब को, उन्होंने कहा था मैं टैग करवा दूंगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, उनको देखें आप कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं। कंफर्म करना चाह रहा था कि जो थ्योरी पे आपके पास हमारी क्लास की अटेंडेंस शो हो रही है या नहीं हो रही। थ्योरी के ऊपर वो शायद